दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है योशी नाम के एक लड़के से जिसे बचपन से ही ट्रैवल करना बहुत पसंद था। और इस बार योशी बोलीविया जा रहा था ताकि यहाँ से अमेज़न के जंगलों को देख सके, वहाँ का एक्सपीरियंस कर सके। यहाँ पर योशी की मुलाकात होती है मार्कस नाम के एक टीचर से। मार्कस भी योशी के साथ आगे बढ़ता है और फिर उसे अपने दोस्त केविन से मिलवाता है। इनके ही कैंप में एक लड़की भी होती है जिसके साथ योशी को काफी अच्छा लगता है और उसे उससे प्यार भी हो जाता है। अगले दिन जब योशी मार्केट में घूम रहा होता है तो कार्ल नाम का एक आदमी आकर योशी से बातचीत करता है और उसे अमेज़न के जंगलों के बारे में बताता है कि तुम्हें जंगलों के बीचों बीच जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर इंडियन आदिवासी रहते हैं जिन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा। कार्ल की बातों से योशी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अपने दो दोस्तों मार्कस और केविन को अपने साथ जंगल में चलने के लिए राजी कर लेता है। अब कार्ल और ये तीनों जंगल के पास उतर जाते हैं और आगे का सफर पैदल ही तय करते हैं। पूरे दिन ये जंगल में ऐसे ही भटकते हैं और रात होने पर एक सेफ जगह पर कैंप लगाकर यहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। जब ये सब अपने अपने कैंप में सो रहे होते हैं तो मार्कस किसी कीड़े के काटने की वजह से चीखने लगता है। उसकी आवाज सुनकर जब ये देखने आते हैं तो हंसने लगते हैं क्योंकि मार्कस को एक छोटे से कीड़े ने काटा था। सुबह होते ही चारों अपने आगे का सफर तय करते हैं। कुछ दूर जाने पर तेज बारिश होने लगती है लेकिन ये चारों नहीं रुकते और बारिश का मजा लेते हुए एक कबीले के पास तक पहुंच जाते हैं। ये कबीला केविन को जानता था इसलिए इन चारों का वेलकम किया जाता है और खाना वगैरह खिलाया जाता है। रात यहीं गुजारने के बाद सुबह ये लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं तो नदी किनारे योशी को एक सोने का टुकड़ा मिलता है। खैर ये लोग सफर जारी रखते हैं और चलते चलते इन्हें रात हो जाती है। ये लोग एक जगह रुकते हैं और शिकार किए हुए बंदर को खाकर सो जाते हैं। फिर सुबह होती है और फिर से इनका सफर शुरू हो जाता है लेकिन अब मार्कस की हिम्मत टूटने लगी थी। उसके पैरों में छाले पड़ चुके थे। मार्कस और नहीं चल सकता था इसलिए इन तीनों को भी आज यहीं रुकना पड़ता है। इसे देखकर योशी और केविन कहते हैं कि अगर हम मार्कस की वजह से आगे नहीं बढ़ सके तो जल्दी ही बरसात शुरू हो जाएगी और हम यहीं फंसे रह जाएंगे। अगली सुबह जब ये लोग यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं तो ये लोग देखते हैं कि मार्कस के पैरों की हालत बेहद ज्यादा खराब हो गई है। कार्ल कहता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए लेकिन योशी मना करता है क्योंकि ये लोग काफी आगे आ चुके थे। केविन सुझाव देता है कि क्यों ना हम पैदल न चलकर पानी के रास्ते से आगे जाएं, इससे मार्कस को चलना भी नहीं पड़ेगा। ये सुनकर कार्ल मना करता है कि नदी का रास्ता सेफ नहीं था लेकिन योशी और केविन की जिद से कार्ल मान जाता है और चारों एक राफ्ट तैयार करते हैं और पानी में उतर जाते हैं। पर पानी का बहाव तेज होने की वजह से ये लोग पानी के साथ बहने लगते हैं। ये देखकर कार्ल जब इन्हें किसी किनारे पर रुकने के लिए कहता है तो केविन मना कर देता है। कार्ल और केविन के बीच बहस शुरू हो जाती है और आखिर में ये सब कार्ल के कहने पर ही चलते हैं क्योंकि कार्ल इस जंगल को बहुत अच्छे से जानता था। इसलिए राफ्ट किनारे पर ही रोककर ये सब आज रात यहीं ठहरने का फैसला करते हैं। योशी केविन से कहता है कि शायद कार्ल को तैरना नहीं आता इसलिए वो पानी के रास्ते नहीं जाना चाहता है और ये बात सच होती है। कार्ल इन लोगों से कहता है कि हम पानी से नहीं बल्कि पैदल आगे जाएंगे लेकिन योशी और केविन मना कर देते हैं। जबकि मार्कस जिसके पैरों में छाले थे वो पैदल चलने के लिए राजी था क्योंकि मार्कस जानता था कि पानी का रास्ता बहुत खतरनाक है। अब चारों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कार्ल और मार्कस पैदल जाते हैं जबकि योशी और केविन पानी से। ये लोग पानी में तो उतर जाते हैं लेकिन पानी के तेज बहाव के सामने इनकी राफ्ट टिक नहीं पाती और पलट जाती है और ये दोनों पानी के बीच बड़े से पत्थर पर जाकर रुकते हैं। अब केविन हिम्मत करके लहरों को पार करके किनारे तक पहुंच जाता है ताकि रस्सी से योशी को किनारे पर लाया जा सके लेकिन रस्सी फेंकने से पहले योशी लहरों के साथ आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। केविन चीखने चिल्लाने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाता और योशी कई किलोमीटर दूर जाकर रुकता है। अब जैसे तैसे योशी किनारे पर आ जाता है और देखता है कि उसका बैग किनारे पर बह रहा है। इसलिए योशी जल्दी से पानी में कूदकर बैग उठा लाता है और जब उसे खोलकर देखता है तो उसमें एक छोटी सी बाइबल और एनर्जी की कुछ गोलियां होती हैं जिन्हें उसके तीनों दोस्तों ने यहाँ पर आने से पहले खाया था। योशी भी एनर्जी के लिए गोली खा लेता है और बहुत देर तक जंगल में भटकता हुआ केविन को तलाश करता है लेकिन केविन नहीं मिलता। योशी को समझ नहीं आता कि वो जाए तो कहाँ जाए, कैसे अपने दोस्तों को ढूंढे। इसलिए हार कर योशी एक जगह पर शांति से बैठ जाता है और यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगता है क्योंकि अगर ये जंगल में यूं ही हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो ज्यादा दिनों तक इस जंगल में जिंदा नहीं रह पाएंगे। इसलिए योशी बैग से मैप निकालकर उस लोकेशन पर निशान लगाता है जहाँ उसे जाना था लेकिन वहाँ तक पहुँचना योशी के लिए काफी मुश्किल था। आज योशी को इस जंगल में 6 दिन हो चुके थे और अब योशी यहाँ वहाँ ये भटक रहा था और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था।
योशी भूख की हालत में जब यहाँ एक बड़ा सा सांप देखता है तो इसे अपना खाना बना लेता है। रात को जब योशी सो रहा था तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर योशी अपने आसपास देखता है तो उसे मार्कस नजर आता है और जब वो उसके पास जाने लगता है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, यानी ये सब योशी का भ्रम था। कुछ ही देर बाद योशी को महसूस होता है कि उसके पास कोई जानवर है, इसलिए योशी जल्दी से स्प्रे को लाइटर के ऊपर डालता है जिससे लपटें उठने लगती हैं और ये जानवर आग से डरकर भाग जाता है। सुबह योशी को महसूस होता है कि उसके शरीर पर कुछ रेंग रहा है। दरअसल रात को योशी के शरीर में कोई कीड़ा चला गया था जिसे योशी अपने शरीर से कट लगाकर बाहर निकालता है। हालांकि इससे योशी को बहुत दर्द होता है, लेकिन जान बचाने के लिए उसे ऐसा करना पड़ता है। थका हारा योशी भूख और दर्द से आगे का सफर तय करता है, लेकिन तभी कुछ ही दूरी पर उसे चिड़िया के 2 अंडे नजर आते हैं। योशी इसमें एक अंडे को फोड़कर खा जाता है और थोड़ी भूख शांत होने पर आगे बढ़ता है। यहाँ योशी को आदिवासियों का इस्तेमाल किया हुआ सामान दिखता है जो कि योशी के किसी काम का नहीं था। योशी अब आराम करने के लिए यहाँ जूते उतारता है तो उसके पैर बहुत ज्यादा जख्मी होते हैं। अपने पैरों को देखकर योशी को मार्कस के दर्द का एहसास होता है और वो रोने लगता है कि मैंने इस हाल में मार्कस को अकेला ही छोड़ दिया। अगली सुबह जब योशी जंगल में आगे जाता है तो उसे पैरों के निशान दिखते हैं जिन्हें देखकर योशी को लगता है कि केविन आसपास है, इसलिए वो इन फुटप्रिंट्स को फॉलो करता है। लेकिन जब इसे चिड़िया के अंडे दिखते हैं तब ये समझ जाता है कि ये उसी रास्ते पर दोबारा आ गया है। ये देखकर योशी की हिम्मत टूट जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम नदी किनारे केविन को देखते हैं जिसकी सांसें अभी भी चल रही थी। जब नदी किनारे आकर गाँव वाले इसे देखते हैं तो इसे उठाकर अपने घर ले जाते हैं और इसका इलाज होता है। केविन योशी को लेकर बहुत परेशान होता है, इसलिए वो पुलिस के पास जाता है और पुलिस भी योशी को ढूंढने के लिए राजी हो जाती है। और फिर केविन पायलट के साथ योशी को जंगल में ढूंढता है। योशी हेलीकॉप्टर को देखकर लाल कपड़ा दिखाता है, लेकिन बदकिस्मती से केविन उसे देख नहीं पाता, इसलिए योशी हिम्मत हारकर रोने लगता है। केविन अब भी योशी को ढूंढने की कोशिश जारी रखता है और इस बार बोट के सहारे योशी को तलाश करने का फैसला करता है। लेकिन नाविक कहता है कि तुम्हारे दोस्त को जंगल में 3 हफ्तों से ज्यादा हो चुके हैं और अब वो मर चुका होगा। लेकिन केविन को यकीन था कि योशी अब भी जंगल में जिंदा है, इसलिए वो बोट को लेकर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर जंगल में योशी थका हारा भूख से परेशान अधमरी हालत में लेटा हुआ था, लेकिन तभी योशी को किसी की आहट सुनाई देती है और जब योशी उठकर देखता है तो उसे एक आदिवासी लड़की दिखाई देती है। ये लड़की जैसे ही योशी को देखती है वो यहाँ से भागने लगती है क्योंकि ये लड़की योशी से डर रही थी। ये देखकर योशी इस लड़की को समझाता है कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा, मैं तो इस जंगल में भटक रहा हूँ, तुम मेरी मदद करो। लेकिन योशी की तरह ही ये लड़की भी जंगल में रास्ता भटक चुकी थी, लेकिन फिर भी योशी इस लड़की को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि इतने दिनों के बाद योशी ने किसी इंसान को देखा और उससे बात की थी। अब योशी इस लड़की को अपने साथ ही रखता है और रात को इसे अपने हाथ पर सुलाता है और समझाता है कि ईश्वर हमारे साथ है, वो हमारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन कुछ देर के बाद योशी देखता है कि वो लड़की यहाँ है ही नहीं। असल में वो लड़की हकीकत में कभी थी ही नहीं। ये सब योशी का भ्रम था, उसे हेलुसिनेशन हो रहे थे। जंगल में इतने दिन अकेले भूख प्यास की वजह से योशी की मेंटल कंडीशन खराब होती जा रही थी। सुबह योशी आगे बढ़ता है, लेकिन एक जगह योशी का पैर दलदल में फंस जाता है। योशी इस दलदल से जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतना ही अंदर चला जाता है। ये देखकर योशी पहले खुद को शांत करता है, फिर यहाँ मौजूद एक टहनी को पकड़कर बाहर निकल आता है। इस दलदल से निकलने में योशी की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और अब उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि वो चलकर आगे का सफर तय कर सके, इसलिए योशी रेंगना शुरू कर देता है और योशी को एक टहनी दिखती है जिस पर बहुत सारी चींटियां मौजूद थी। योशी जल्दी से अपने सारे कपड़े उतारता है और इन चींटियों को अपने शरीर पर ले लेता है। जब ये चींटियां योशी को काटती हैं तो योशी के शरीर में एकदम एनर्जी और दर्द जाग उठता है, जिसके बाद योशी यहाँ से भागने लगता है और जल्दी ही नदी के किनारे पर आ जाता है और यहाँ लेटा रहता है। ऐसे ही शाम हो जाती है और योशी को कहीं ना कहीं यकीन होता है कि उसकी मदद के लिए कोई जरूर आएगा। रात को योशी यहाँ एक साइन बना देता है ताकि उसे ढूंढने में आसानी हो या वो बचकर यहाँ से निकल सके। थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक कछुआ आता है जिसे देखकर योशी खाने का फैसला करता है, पर जैसे ही वो पत्थर उठाता है तो योशी का दिल पिघल जाता है और वो इस कछुए को मारने की बजाय जिंदा जाने देता है। जैसे ही सुबह होती है तो केविन योशी को ढूंढते हुए नदी के किनारे पर आ जाता है और केविन जब योशी का बना हुआ साइन देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि योशी यहीं कहीं आसपास है। केविन योशी को आवाज लगाता है, हालांकि योशी केविन को देख लेता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो चलकर उसके पास जा सके।
योशी ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसकी आवाज भी नहीं निकल पाती। केविन को जब योशी नजर नहीं आता तो वो बोट लेकर जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक से केविन की नजर पीछे जाती है और वो योशी को अधमरी हालत में देखता है। केविन जल्दी से योशी के पास जाता है और दोनों गले लगकर बहुत रोते हैं, क्योंकि योशी को लगने लगा था कि अब वो कभी भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा। लेकिन केविन ने अपने दोस्त को मौत के मुंह से बचा लिया और फिर केविन योशी को लेकर गांव चला जाता है, जहां सभी गांव के लोग योशी को देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतने दिनों तक घने जंगलों में ये आखिर कैसे जिंदा रहा। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मूवी पसंद आई हो तो मूवी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।